जय हिंद दोस्तों, हिंदी स्टडी मोशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं उपसर्गों को। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको उपसर्ग के बारे में बताएंगे, फिर हिंदी, संस्कृत और अरबी फारसी के जो भी उपसर्ग हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ साथ में उदाहरण भी प्रस्तुत करते चलेंगे और सबसे बाद में टेस्ट लगाया जाएगा, तो आप टेस्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो उपसर्ग होते हैं ये शब्दों से पहले जुड़ते हैं और शब्द के पहले जुड़कर वो जो शब्द होता है उसके रूप को बदल देते हैं और उसके अर्थ को भी बदल देते हैं या उसके अर्थ को कुछ विशेष बना देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं हार शब्द। दोस्तों, आपको करना क्या है, या तो आप उपसर्ग याद रखिएगा या शब्द के मूल रूप को। एक चीज याद रखेंगे आप तो बाकी काम होता चला जाएगा। जैसे हम हार शब्द को ले लें तो इसके पहले हम आ जब जोड़ देते हैं आ, दोस्तों ये होता है उपसर्ग। जब हम आ जोड़ते हैं तो हो जाता है आहार, ठीक है। इसी प्रकार से आ न जोड़कर हार में परि जोड़ दें तो हो जाता है परिहार। अब आहार का मतलब भोजन होता है, जबकि परिहार मतलब दूर करना हो जाता है। यदि इस परि को भी ना जोड़ें, सम उपसर्ग को जोड़ दें तो संघार बन जाता है। संघार मतलब होता है मार देना। तो इस प्रकार से आपको शब्द के मूल रूप को पहचानना है अथवा वो जो उपसर्ग है उस पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार से जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो 21 या 22 होते हैं, जिन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। ये होते हैं जैसे अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नि, निर या निस होता है। परा आता है, परि, प्र, प्रति, वि, सम। यहाँ पे दोस्तों आया है सम। जहां कहीं भी आपको मिल जाएगा संघार, मान लो संघार आ गया, संकल्प आ गया, संघर्ष, संतप्त, संतुलन, संतोष इत्यादि जो आ जाते हैं वहां पर होता है क्या, या तो आधन्ना लगा होता है सा के बाद में, या तो सा के ऊपर अनुस्वार लगा होता है। तो अक्सर यहाँ पर विद्यार्थियों से गलती हो जाया करती है, वे लोग सन मान लेते हैं यानी सा के बाद में आधन्ना मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल होती है। यहाँ पर याद रखिएगा कि सन कोई उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी सन मिल जाएगा वहां पर आपको क्लियर कर लेना कि यहां पर सम उपसर्ग है। आगे इसी का है सु। तो इस प्रकार से ये 21 उपसर्ग हो गए और ये जो दिया गया था अभी इससे पहले निर या निस, इसी को अलग कर लेते हैं तो ये 22 हो जाते हैं। तो इस पर भी ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। देखिए, जहां कहीं भी निरंकुश आ जाए, निरंतर, निरक्षर, निरर्थक, निर्दलीय, निर्दोष, निर्बल इत्यादि जब आ जाते हैं तो वहां पर निर या निस दोनों माना जाता है। आपको दोस्तों जो परीक्षा में विकल्प आएगा वहां पर या तो निर होगा या तो निस होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो उनमें से वही एक विकल्प चुनना होगा। आइए हम हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो दोस्तों हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं ये तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं और इनकी संख्या 10 मानी गई है। जैसे आ, अध, अन, उन, औ, कु या का होता है, दु होता है, नी जैसा कि इससे कि पहले संस्कृत में भी होता है ना। भर होता है, सु अथवा सा होता है। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर लें आ उपसर्ग की, तो कहीं पर आ जाए शब्द जैसे अकाज, अलगाव, अकारथ, अचूक, अबला, तो यहाँ पर आप या तो उपसर्ग को याद रखो कि आ है, नहीं तो आप जो मुख्य रूप है शब्द का उसको याद रखो। क्या याद करना, जैसे अकाज की बात हमने कर दी तो यहाँ पर काज, काज माने कार्य होता है, तो काज आपने मुख्य रूप पहचान लिया तो इससे पहले जो है वो उपसर्ग है वो आ हो गया। जैसे इसी प्रकार से अलगाव शब्द है, यहां पर लगाव, लगाव के बारे में आपको पता है, तो लगाव ये मुख्य रूप हो गया, मुख्य शब्द हो गया, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आ ही तो उपसर्ग होगा। इसी प्रकार से आपको आगे भी याद रखना है। दोस्तों आगे भी देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग, जो कि हिंदी के पेपर में ही पूछे जाया करते हैं। दोस्तों इनकी यहाँ पर कोई संख्या नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन जो प्रमुख उपसर्ग होते हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये आपके सम्मुख हैं सभी उपसर्ग और उनसे बनने वाले 3-3 शब्द। तो ये देखिए, जैसे अल उपसर्ग है उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं अलबत्ता बन जाता है। ये ऐसे शब्द हम लेकर आए हैं जो अक्सर बोलचाल में आते रहते हैं
और ऐसे ही सरल शब्द परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ये मैंने कई पेपर्स में देखा है। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा है अलबत्ता, इसमें क्या हुआ, बत्ता शब्द है, अल उपसर्ग हो गया। अलमस्त, अलविदा। इसी प्रकार से कम उपसर्ग को ले लें तो कम अक्ल कह दिया जाए, कम खर्च, कम वक्त, कम समझ, कम हिम्मत, कम नसीब, ऐसे ही शब्द हो जाते हैं। खुद उपसर्ग को ले लो तो खुद से हो जाएगा खुदकुशी, खुद गरज, खुद मुख्तार। अगला है गैर उपसर्ग, तो इससे गैर कानूनी बन जाता है, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, गैर मुस्लिम, गैर मौजूदगी, गैर मुमकिन, गैर मुनासिब इत्यादि बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे गैर हाजिर भी अक्सर बोलचाल में आया करता है। दर उपसर्ग है इसी का, यानी अरबी फारसी का ही, इससे बन जाते हैं दर असल, दरकार, दरखास्त, दरबार, दरमियान, दर हकीकत, ये सब बनते हैं। ना को ले ले, जैसे ना से क्या क्या बन जाता है, जैसे उम्मीद शब्द होता है उससे पहले ना जोड़ लेते, ना उम्मीद हो जाता है। काम शब्द है उससे पहले ना जोड़ लो, नाकाम हो जाए। ना खुश, ना गवार, ना जायज, ना पसंद, ना पाक इत्यादि बहुत सारे शब्द बनते हैं। दोस्तों वहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि शब्द को तोड़ देना है, और तोड़ेंगे तो आपको ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है। जैसे अगला हम दे रहे हैं नेक उपसर्ग। नेक से क्या बनेगा, नेक चलन हो जाएगा, नेक नामी, नेक नियत। पेश उपसर्ग ले, जैसे पेशकश, पेशकार, पेशगी इत्यादि बन जाते हैं। बद, बद मतलब बुरा होता है, सबको पता है। इससे क्या क्या बन जाता है, जैसे बदतमीज, लोग बोल देते हैं ना अपने छोटों को या बड़ों को, जहां कहीं भी किसी की गलती हो जाती तो लोग कह दिया करते हैं। और इसी प्रकार से बदनसीब बन जाता है, और बदनाम, बदनीयत, बदबू इत्यादि बहुत सारे, जैसे बदकिस्मत है, ये सब बन जाते हैं। बर शब्द ले लें, ये भी एक उपसर्ग है, जैसे बरकरार यानी बना हुआ है ना, वैसा ही। बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, बरामद, बर वक्त इत्यादि सारे शब्द बन जाते हैं। फिर बा या बा होता है उपसर्ग, इससे क्या क्या बन जाता है, जैसे बा अदब, बाकायदा, बा इज्जत, बाखबर। जैसे ब उपसर्ग ले लें तो बगैर, बदस्तूर, बजाय, बनिस्बत, बदौलत, बनाम, बसरते, ये सभी बन जाते हैं। बिला, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि बिना शब्द का हिंदी में आप प्रयोग करते हैं तो जो अरबी फारसी के शब्द आ जाते हैं जिनमें बिना का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी उसके बिना का अर्थ लेना चाहिए, तो वहां पर हिंदी वाला ही बिना जोड़ देते हैं। जैसा कि वहां पर गलती हो जाती है। क्या गलती होती है, वहां पर बिला जोड़ना चाहिए, क्योंकि अरबी फारसी का उपसर्ग बिला होता है, ना कि बिना। बिना हमने कहा है कि यह हिंदी का है। तो जैसे बिला है तो बिला कसूर हो जाता है, इसी तरह से बिला वजह, लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं, बिना वजह कह देते हैं, है ना। जैसे बिला शर्त, इसी को लोग बोलते हैं बिना शर्त, जैसा कि यहाँ पर गलती करते हैं वे लोग। अब अगला है उपसर्ग बे। बे मतलब नकारात्मक के अर्थ देता है, बिना का भी यह भी अर्थ देता है। जैसे बेअदब हो जाता है, बेकसूर, बेकाबू, बेकार। इनमें क्या है, कसूर, काबू, कार, ये सभी शब्द हैं, उससे पहले बे उपसर्ग जुड़ गया। अगला है ला। ला से क्या क्या बन जाएगा, जैसे लाचार, लाजवाब, लापरवाह। सर उपसर्ग ले लो, जैसे सरताज, सरकार, सरदार, सरगर्म, सरनामा, सरपंच इत्यादि बहुत सारे शब्द बनते हैं दोस्तों। जैसे अगला है हम उपसर्ग। हम से क्या क्या बनेगा, हम उम्र बन जाएगा, हम जोली। हम जोली ये तो शब्द आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं अपनी उम्र के लोगों को। हम दर्द, हम नस्ल, हम राज, ये सभी बन जाते हैं। जैसे हम सफर बन जाता है। अगला और अंतिम है यहाँ से हर उपसर्ग। दोस्तों इसकी कोई संख्या नहीं है अरबी फारसी के उपसर्गों की, यहाँ पर और भी हैं उसके। जैसे यहाँ पर हर से क्या क्या बन जाएगा, जैसे हर कहीं, हर घड़ी, हर तरफ, हर दफा, हर दम, हर रोज, हर हालत इत्यादि सारे शब्द बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो की वर्ड दिया है, जो ट्रिक दी है, वो आपको ध्यान देना है कि या तो आपको उस उपसर्ग को याद रखना है, नहीं तो जो मुख्य रूप है शब्द का उसको याद रखना है। बस याद क्या करना है, वहां पर इत्मीनान से उसका उच्चारण कीजिए और उन दोनों को तोड़ दीजिए। जब आप तोड़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है और कौन सा शब्द है। दोस्तों ये कम मेहनत के नंबर होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी भी लापरवाही हो जाती है अध्ययन करने में,
कितना ध्यान देने में, बस वही में सब गड़बड़ हो जाता है, सारे के सारे नंबर चौपट हो जाते हैं इससे संबंधित वाले। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और अरबी फारसी के उपसर्गों को समझा और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा, पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर कर दें। आइए टेस्ट लगाते हैं, आप भी बने रहिएगा, बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही होगा विकल्प। तो यहाँ पर पहला है तत्सम उपसर्गों की संख्या है, हमने जैसा कि पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर ए विकल्प है सही, है ना दोस्तों, यानी 21। चूंकि यहाँ पर 22 आया नहीं है, इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में भी आएगा, या तो 21 होगा विकल्प में या तो 22 होगा, एक ही होगा और जो एक होगा उसी को आपको टिक करना है। फिर अगला देखते हैं, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसके बारे में बताओ। अत्युक्ति आपको पता है यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो है उक्ति। अच्छा, जब वो उक्ति शब्द है तो उससे पहले क्या हो सकता है, अति उपसर्ग हो सकता है, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही है। अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसके बारे में बताओ। तो अन्वय में जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आय पीछे शब्द होता है। अब जब आय है पीछे तो शुरुआत में क्या हो सकता है, अन नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अनु उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्गों का लाइव वीडियो चैनल पर अपलोड है, उससे भी आप देख सकते हैं, जिसके लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। दोस्तों उस वीडियो में मैंने बहुत बारीकी से उपसर्गों को समझाया है। दोस्तों जिन विद्यार्थियों को संधि विच्छेद करने में दिक्कत होती है उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर कोई बात नहीं, आज इस वीडियो को पढ़िए, अगले वीडियो में हम संधि विच्छेद को भी लेकर उपस्थित होंगे। उसको आप देखने के बाद में आपकी जो सारी समस्याएं हैं संधि संबंधी वे सभी फुर हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है। हमने शुरुआत में इसका उच्चारण किया था, आपको याद होगा, तो बताइएगा। यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी अभ्युपसर्ग। अभ्युपसर्ग है और पीछे उदय शब्द है। आसन्न में बताइए, आसन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आसन्न, तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला दिया गया संन्यास शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों इसके बारे में बताओ। जैसा कि इसके बारे में हमने पहले अभी कहा है कि जहां कहीं किसी शब्द के शुरुआत में सन जुड़ा हुआ होगा वहां पर सम उपसर्ग होता है, ये बात 100% सही है। और जहां कहीं भी आपको मिल जाएगा सन पे ध्यान ही नहीं देना, उसको पहले से ही क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, सम उपसर्ग। अगला देखें, प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं। अब इसकी बात बहुत अच्छी बात है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए पहले प्रति है, फिर उप है और उसके बाद में कार शब्द आया है, तो कितने उपसर्ग हो गए, प्रति और उप, यानी 2 उपसर्ग हो गए, बी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि हम दृष्टिपात करते हैं, पहले पर ध्यान दें, संबोधन, सम उपसर्ग आया है और उसके बाद में बोधन शब्द आया है, तो यहाँ पर एक ही उपसर्ग आया है। तो कहने का मतलब एक विकल्प हमको मिल गया, तो बस इसी को टिक कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत तो नहीं है। चूंकि दूसरे को देखें, प्रति नियुक्ति, तो प्रति उपसर्ग, नि उपसर्ग और उसके बाद में युक्ति शब्द आ गया, तो 2 इसमें आ गए। निर्विवाद, निर उपसर्ग है, वि उपसर्ग है और सबसे बाद में वाद शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी 2 उपसर्ग हैं। अगला देखते हैं डी वाला, निराकरण, तो यहाँ पर भी 2 उपसर्ग हो गए। इस प्रकार से जो पहले वाला टिक किया गया है बिल्कुल सही है। निरपराध शब्द का सही उपसर्ग विन्यास है। चलो भाई इसमें बताओ इसका सही विन्यास क्या होगा। तो यहाँ जो सी विकल्प है, यदि आपने इसे टिक किया होगा तो बिल्कुल सही टिक किया होगा, यानी निर प्लस अप प्लस राध, यहाँ पर 2 उपसर्ग शुरुआत में हो गए और बाद में राध शब्द आ गया है। अगला देखते हैं, समुन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग नहीं है। चलो इसके बारे में बताओ। सबको पता है कि सम एक उपसर्ग है, उसके बाद में उत एक उपसर्ग है, लेकिन नति जो आया है ये शब्द है, न कि कोई उपसर्ग, तो इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव उपसर्ग है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा तद्भव उपसर्ग होगा। जैसा कि हमने बताया है अभी कि जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। तो चलिए देखिए, पहला वाला देखें, अध,
अधि आ गया दोस्तों, यह तद्भव उपसर्ग है, क्योंकि जो पीछे आ रहे हैं अधि, अप, अभि, ये तीनों उपसर्ग तत्सम के उपसर्ग हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम उपसर्ग है? चलो भाई संस्कृत वाले उपसर्ग बताओ। यहाँ पर आ गया है पर हिंदी का है। कु, यह भी हिंदी का है। अन, यह भी हिंदी का है। तो बचा क्या है? एक ही तो बचा है। अब इसको आंखें बंद करके बस टिक ही कर दो, यानी डी विकल्प अन उपसर्ग। आगे दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? चलो इसके बारे में बताओ। जैसा कि पहला दिया गया है प्रकार, दूसरा है प्रभु, तीसरा दिया गया है प्रतिवाद और अगला है प्रकाश। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर यदि आपने चुना होगा बी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा। ये जो आया है प्रभु, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों यदि आपका ध्यान इधर उधर भाग रहा हो तो चलो हम उसको स्थिर करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभु पूरा का पूरा शब्द है। आपके ध्यान में क्या होगा? प्र उपसर्ग होगा और भू शब्द होगा। भू नहीं, भू बड़े ओ की मात्रा होती तो यहाँ पर मान लिया जाता कि भू यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगी और प्र उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है। चलो अगले में बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर पहले को देख लें, प्रतिक्षण, यहाँ पर प्रति आ गया है। दूसरा प्रतिकर, यहाँ भी प्रति आया है। तीसरा देखें प्रतियां, तो प्रतियां यहाँ पर प्रति आपको लगता होगा है, लेकिन यहाँ कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही विकल्प आपको टिक करना है। ये हर हालत में आपको सही मानना है। अगला देख भी लेते हैं डी विकल्प वाला प्रत्येक। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग है और एक शब्द है। तो यहाँ पर जो आपने चुना था सी, बिल्कुल सही चुना था। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में बताइए कौन सा शब्द होगा जिसमें उपसर्ग नहीं है? यहाँ अगर पहले की बात कर लें विष शब्द, तो इसमें दोस्तों कोई उपसर्ग नहीं है, यानी यहाँ पर तो पहला ही शब्द मिल गया। बस आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यदि आप सोचना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर सोच सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निद्रा शब्द आया है, नियम आया है, निवास आया है और निग्रह आया है। चलो इसमें बताओ किस शब्द में उपसर्ग नहीं होगा? यहाँ पर भी दोस्तों पहला ही विकल्प आपने यदि टिक किया होगा तो बिल्कुल सही टिक किया होगा, यानी निद्रा जो है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी नियम में नि उपसर्ग और यम शब्द आया है। निवास की बात करें तो वा शब्द है, नि उपसर्ग है। निग्रह में ग्रह शब्द है और नि उपसर्ग है। अगला देखते हैं, परिश्रम शब्द है, परित्याग है, पूर्णिमा है और परिवर्तन है। चलो इसके बारे में बताओ। तो यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा। जैसा कि हम बात कर ले परिश्रम, तो श्रम माने मेहनत होती है, परिउपसर्ग है। परित्याग की बात कर ले तो त्याग माने छोड़ देना होता है, उससे पहले परिउपसर्ग आ गया है। फिर पूर्णिमा, देखिए अब तक की जितने भी उपसर्ग पढ़े होंगे उनमें से कहीं भी पूर्व उपसर्ग नहीं आया होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूर्णिमा शब्द बन रहा है और शुरुआत में पूर्व आ रहा है, तो यही विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अभिसन्निविष्ट शब्द का सही उपसर्ग विन्यास है। तो इसमें करना क्या है? आपको सभी उपसर्गों और शब्द को अलग अलग करना है। तो सभी हमने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर कई उपसर्ग हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डी विकल्प, यही यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी इसमें पहले अभी उपसर्ग है, फिर सम है, आगे नि है, फिर अंत में विष्ट शब्द आ गया है। तो यहाँ पर 3 उपसर्ग शुरुआत में जुड़े हैं और बाद में विष्ट शब्द आ गया है। पर्युत्थान शब्द का सही उपसर्ग विन्यास है। चलिए भाई इसमें बताइए कौन सा सही होगा विकल्प? दोस्तों यदि आपने टिक किया होगा ए विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया होगा, यानी यहाँ पर परि प्लस उत प्लस थान, यानी ये कौन से उपसर्ग हैं? आपने पढ़ा था कि ये दो के दोनों तत्सम उपसर्ग हैं। अगला देखते हैं, सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? चलो संख्या बताओ कितने होंगे। अब अगर इसका विन्यास करें तो क्या बनेगा? सु है, वी है, औ है और सबसे बाद में स्थित शब्द आ गया है। तो कुल मिलाकर 3 उपसर्ग हैं और बाद में शब्द आया है, तो यहाँ बी विकल्प टिक करना है। अगला देखें, सुपरिचित शब्द का सही उपसर्ग विन्यास। तो इसके बारे में बताओ कौन सा विकल्प सही होगा?
यहाँ जो आप देख रहे हैं सी विकल्प यही सही है, यानी सु, परि और अंत में चित शब्द आ गया है। अगला दिया गया है दुर्व्यवस्था शब्द में कितने उपसर्ग हैं। चलो बताओ दोस्तों इसमें कितने हैं। 1 2 3 4 कितने हैं। अगर हम इसके विन्यास की बात करें तो पहले दुर है, फिर बी है और इसके तीसरे नंबर पर अ हो जाएगा और सबसे बाद में स्था शब्द है। स्था वही संस्कृत वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो उपसर्ग हो गए, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग है। बहुत काम की बात, बहुत बड़े काम की बात आ गई यहाँ पे। कौन सा होगा इसके बारे में बताइएगा। यदि दोस्तों आपने चुना होगा बी विकल्प तो बिल्कुल करेक्ट चुना होगा, यानी यहाँ पर अल ऐसा उपसर्ग है जो कि विदेशी है। बाकी ये 3 के तीनों हिंदी हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो साथियों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और कम से कम एक दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करें। इस प्रकार से आपके माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिसके पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम व्याकरण का अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।